friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another important topic that is related to jurisprudence. jurisprudence की काफ़ी लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे, लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसे कंसेप्ट हैं जो jurisprudence के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट और अभी तक हमने कवर नहीं किए हैं, जैसे कि पोजेशन, ऑनरशिप, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय जॉन रॉल्स। तो ये आज का जो मेरा कंसेप्ट है थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय जॉन रॉल्स के ऊपर ही है। इसका इंडियन पर्सपेक्टिव भी मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी, लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में ही डिस्कस करूंगी। आई होप आपने पिछले लेक्चर्स भी सुन लिए होंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुने हैं तो आप मेरे वो लेक्चर भी सुन लीजिए जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। चाहे आप एलएलबी के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप एलएलएम के स्टूडेंट्स हो, या किसी ऐसे कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर जुरिस्प्रूडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे आप किसी भी लिहाज से देखें तो हर मायने में इम्पोर्टेंट है। आप इसे लॉ के लिहाज में समझिए या आप किसी और भी लिहाज में अगर इसे समझते हैं तब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल का मतलब होता है सामाजिक, लेकिन जब सोशल जस्टिस की बात आती है तो इसमें आप राजनीतिक जैसे पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, रिलीजियस जस्टिस, हर प्रकार के जस्टिस की इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। आप ऐसा नहीं कि किसी भी जस्टिस को आप इससे बाहर निकाल सकते हो। सोशल जस्टिस तभी पूर्ण रूप से एक जस्टिस माना जाता है जब उसके अंदर आप आर्थिक तौर पर भी किसी को न्याय देते हो, सामाजिक तौर पर भी न्याय देते हो, कानूनी तौर पर भी न्याय देते हो, राजनीतिक तौर पर भी न्याय देते हो और धार्मिक तौर पर भी न्याय देते हो। तो इस तरीके से थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस में बहुत कुछ कंसेप्ट निकल कर आते हैं। अब बात आती है सोशल जस्टिस एक्चुअल में होता क्या है। सोशल जस्टिस इज ए कंसेप्ट ऑफ फेयर एंड जस्ट रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। एक सोसाइटी और इंडिविजुअल। अब हम थोड़ा सा इसे डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिविजुअल को कैसे लेके चलते हैं। जब आप इंडिविजुअल की बात करते हो इसका मतलब है कि जब एक ऐसी चीज की बात हो रही है, एक ऐसे इंडिविजुअल, प्रत्येक एक व्यक्ति, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है, उसका समाज से क्या रिलेशन है, उस रिलेशन के अंदर जब एक समाज में रहते हुए किसी व्यक्ति को एक न्याय मिल जाता है। न्याय आप किस सेंस में कहेंगे? न्याय के तौर पर आप कह सकते हो कि न्याय आप कहोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मतलब धन, हर प्रकार की प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब हो जाएगा तो उसे इंडिविजुअल और सोसाइटी के रिलेशन को आप फेयर और जस्ट मानोगे। अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल एक्टिविटी, पर्सनल एक्टिविटी, हर एक व्यक्ति अपने लेवल पर जो कार्य कर रहा है उसके अंदर उसको उपलब्धियां मिलना। एंड सोशल प्रिविलेज, सामाजिक तौर पर उसके कुछ प्रिविलेज है, विशेष अधिकार जो उसे मिले हुए हैं उसका। जब समाज और किसी व्यक्ति के बीच में इन चीजों के हिसाब से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो वो क्या माना जाएगा? सोशल जस्टिस माना जाएगा। अब इश्यू अराइज होता है कि मैम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे हो सकती है? कोई व्यक्ति अच्छी मेहनत कर रहा है, अच्छा इनकम गेन कर रहा है, उसका लिविंग ऑफ स्टेटस अलग अलग है, हर एक मायने में किसी के पास ज्यादा दौलत है, किसी के पास कम है, तो आप उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो? यहाँ जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ रही है ये उस लिहाज में आ रही है कि मान लो दो व्यक्ति है, एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है, एक ओबीसी का व्यक्ति और एक जनरल कास्ट का व्यक्ति है। तीनों के पास इक्वल जो है क्वालिफिकेशंस हैं और तीनों को इक्वल फुटिंग पर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जहां उन्हें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। फिर है अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल एक्टिविटी। अपॉर्चुनिटी वही मैंने आपको बताया कि अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, जब उनकी सेम क्वालिफिकेशन है और उस क्वालिफिकेशन के बेस पर उन पर व्यक्तिगत गतिविधियों के बेस पर उन्हें सेम उपलब्धियां प्राप्त होगी, सेम अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, जॉब अपॉर्चुनिटी कह सकते हो, कहीं अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करना, बिजनेस के लिए कुछ लोन की डिमांड करना और उनको लोन अप्रूवल होना, इस प्रकार की कुछ फैसिलिटीज हैं। जब वो इक्वल लेवल पर मिलेगा तो वो सोशल जस्टिस को ही कहा जाएगा। अब बात आती है कि इन वेस्टर्न एज वेल एज इन ओल्डर एशियन कल्चर, पुराना जो हमारे एशिया में जो कल्चर चलता था, जो रिवाज चलता था, उस रिवाज के हिसाब से जो कंसेप्ट है सोशल जस्टिस का, उसे ये माना जाता था कि इंडिविजुअल फुलफिलमेंट, हर एक व्यक्ति की जब जरूरतों को पूरा किया जाएगा, समाज में जब हर व्यक्ति को आजीविका के साधन मिलेंगे, खाने की सुविधा मुहैया होगी, रहने के लिए जगह मिलेगी,
तो इस प्रकार के जो इंडिविजुअल फुलफिलमेंट है, हर एक व्यक्ति की जरूरतों को जब पूरा किया जाएगा उसे जो है सोसाइटी की तरफ से दिया जाना चाहिए, क्योंकि पुराने टाइम में ऐसे कोई सरकारें नहीं होती थी, एक सोसाइटी ही होती थी और सोसाइटी के बेस पर उस काम को किया जाता था, तो उसे आप कहोगे इंडिविजुअल फुलफिलमेंट। और वेस्टर्न कल्चर में, विदेशों में और एशियन कल्चर में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। अब बात आती है द करंट, मौजूदा टाइम में जो ग्लोबल ग्रास रूट है, ग्लोबल विश्व तौर पर जो ग्रास रूट है, जो जड़ है इस किसी मूवमेंट की, सोशल जस्टिस है। हमारे समाज में क्या है कि जब भी किसी चीज की कोई नया डेवलपमेंट निकल के आता है, कोई नया विकास निकल के आता है, तो वो सामाजिक न्याय की बात होती है। तो यहाँ भी सामाजिक न्याय के जो ग्रास रूट, जो जड़ों से एक आंदोलन किया गया था विश्व स्तर पर, उसी के बाद सोशल जस्टिस को एक इम्पोर्टेंट फुटिंग दी गई थी। और जब सोशल जस्टिस को ग्लोबल लेवल पर जब मूवमेंट हुआ था, तो ब्रेकिंग ऑफ बैरियर्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, समाज में इधर उधर आने जाने की जो एक व्यवस्था थी, उसके जो अलग अलग जो बैरियर्स थे, जो अलग अलग जो रुकावटें थी, उन रुकावटों को तोड़ दिया गया। द क्रिएशन ऑफ सेफ्टी नेट्स, सेफ्टी नेट्स का मतलब है सुरक्षा के लिए जो एक जाल का निर्माण किया गया, सुरक्षा के लिए जो सिक्योरिटी मुहैया करवाई गई पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा या कानून के द्वारा। और आर्थिक न्याय की बात की गई। आर्थिक न्याय का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को जीविका के साधन मिले, आर्थिक सोर्स उन्हें प्राप्त हो, इस प्रकार के न्याय की जब बात की गई थी, तो वो जो है ग्लोबल लेवल पर हुआ था, उसके बाद ही हमारे देश में इसका विकास हो पाया। सोशल जस्टिस असाइंस राइट, सोशल जस्टिस क्या करता है, कुछ एक अधिकार देता है, कुछ एक कर्तव्य देता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। समाज में एक नई संस्था को आगे लाने का प्रयास किया गया कि हर एक व्यक्ति को इक्वल फुटिंग पर लाया जा सके, हर एक व्यक्ति को अधिकार प्रदान किए गए। तो ये सारा का सारा जो है सोशल जस्टिस के द्वारा ही पॉसिबल हो सका। विच अनेबल्स पीपल टू रिसीव द बेसिक बेनिफिट, इससे क्या हुआ, जब सोशल जस्टिस का जो कंसेप्ट निकल के आया, उससे क्या है, बेसिक बेनिफिट्स, जो मूलभूत जो सुविधाएं थी वो मिलने लगी लोगों को। बर्डन ऑफ कॉर्पोरेशन, एक सहयोग की भावना का विकास होने लगा। तो इस प्रकार से जब समाज में मिलजुल कर कोई काम किया जाएगा, तो उसकी एक बहुत अच्छे लेवल पर आप कह सकते हो विकास हो रहा है। द रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन ऑफन इंक्लूड, जब रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन, जब भी कोई संस्था किसी चीज को लेकर आगे आ रही है, तो उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्वमेंट थी। इंक्लूड टैक्सेशन, हर एक व्यक्ति जो जिस प्रकार से इनकम गेन कर रहा है उस हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। सामाजिक इंश्योरेंस की बात की गई, जैसे ये नरेगा की स्कीम आई है या उज्ज्वला गैस योजना है, सामाजिक सुरक्षा की बात की जा रही है। पब्लिक हेल्थ, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है, लोगों को जो हेल्थ के इश्यूज है उनसे प्रॉब्लम रिजोल्व करने का मौका मिला। पब्लिक स्कूल, हम जैसे देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दिन की 100 रुपए इनकम कमाता है वो कैसे अपनी इनकम को बच्चों पर लगा सकता है। तो इस प्रकार की जो सुविधा थी वो जो है कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस को बढ़ावा देती है। पब्लिक सर्विस, समाज में पब्लिक तौर पर जो सर्विस की बात की गई थी, उन सर्विस का भी मैटर यहाँ काफी हद तक उठकर आया है, जो सोशल जस्टिस को बढ़ावा दे। इस तरह से सोशल जस्टिस एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है और सोशल जस्टिस के महत्व को हम अच्छे से समझ सकते हैं। लेबर लॉ एंड रेगुलेशंस ऑफ मार्केट, जैसे लेबर लॉ पास कर दिया गया लोगों के अधिकारों के लिए, मजदूरों के अधिकारों के लिए। रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स, मार्केट्स में जो किस तरीके से मार्केट में बिजनेस चलेगा, उस बिजनेस की इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए रेगुलेशंस बनाए गए। टू इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ कि अगर कोई अलग अलग कास्ट से हैं और उनकी सेम क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन के बेस पर अगर जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो वो क्या है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना, जाति धर्म आदि को छोड़कर जो हमें एक समानता जो मिल रही है किसी भी फील्ड में, तो वो क्या है, सोशल जस्टिस की बात करता है। अब अगर हम बात करते हैं सोशल जस्टिस की, तो उसके साथ साथ हमें इकोनॉमिक जस्टिस को भी देखना पड़ेगा। और इकोनॉमिक जस्टिस की आप बात करोगे तो जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स ने बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ जस्टिस। जब हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो जॉन रॉल की थ्योरी ऑफ जस्टिस काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। जॉन रॉल्स की जो थ्योरी थी, उस थ्योरी के अंदर ये बात कही गई है कि जस्टिस है वो 3-4 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है। बेसिकली 3 प्रिंसिपल ही पर ये बेस्ड है। जॉन रॉल्स जो थे वो एक अमेरिकन फिलोसोफर थे। जॉन रॉल अमेरिकन मॉरल और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक भी उन्होंने व्याख्याएं दी है, तो इसलिए जो है जॉन रॉल्स ने अमेरिकन है सबसे पहली चीज। मॉरल, नैतिकता के बारे में भी इन्होंने बढ़ावा दिया। पॉलिटिकल फिलोसोफर, राजनीतिक बातों को भी इन्होंने काफी हद तक नई थ्योरीज देकर आए। और लिबरल ट्रेडिशन की बात की है, लिबरलिटी,
लिबरल का मतलब आजादी, लिबर्टी की बात हो रही है, फ्रीडम की बात हो रही है, तो ये फ्रीडम के पक्ष में थी। 1990 में क्या हुआ, जो विल कैमलिका थे, एक व्यक्ति थे, आप ज्यूरिस्ट कह सकते हो, क्रिटिक्स कह सकते हो, उन्होंने एक अपना इंट्रोडक्शन लिखा इसी फील्ड के अंदर कि उन्होंने ये बात कही कि इट इज जनरली एक्सेप्टेड, कि ये बात सामान्य तौर पर स्वीकार करने योग्य है कि जो नॉर्मेटिव, नॉर्म मतलब अलग अलग रूल्स, राजनीतिक विचारधारा के जो रूल्स थे, उन रूल की जो शुरुआत हुई है, उसको जो बर्थ दिया गया है, वो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस ने ही दिया है। तो फर्स्ट टाइम 1990 में जो कैमलिका थे, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन लिखते हुए बात कही कि जो देश के अंदर यूके या यूनाइटेड किंगडम आप कह सकते हो, यूएसए कह सकते हो, वहां पर जो नई थ्योरीज निकल के आई है पॉलिटिकल फिलोसफी के रिगार्डिंग, वो जॉन रॉल्स की थ्योरी पर ही बेस्ड थी। रॉल्स हैज ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फिलोसोफर। उन्हें सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पर प्रभाव डालने वाला फिलोसोफर माना गया है 20th सेंचुरी में। ही हैज द अनयूजुअल डिस्टिंक्शन अमंग कॉन्टेम्पररी पॉलिटिकल फिलोसोफर्स। जो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं उनमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अब आप ये कह सकते हो कि राजनीतिक व्याख्या को बढ़ावा देने में जॉन रॉल्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोर्ट ऑफ लॉ में देखें, अगर जस्टिस की बात करें तो यूएसए और कनाडा के अंदर और यूनाइटेड किंगडम में जो प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन है, जो राजनेता निकल कर आए हैं, जिन्होंने नए कानून बनाए, नए रूल लेकर आए, तो वो कहीं ना कहीं जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस से ही प्रभावित हुए हैं। तो इसलिए जब भी जस्टिस की बात आती है और ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात आती है, तो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अब बात आती है प्रिंसिपल्स की। जो थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी बुक है, इनमें इन्होंने 3 प्रिंसिपल का डिस्कशन किया है। फर्स्ट इज लिबर्टी प्रिंसिपल। लिबर्टी को आप कह सकते हो, फ्रीडम भी कह सकते हो। लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, तो आप फ्रीडम भी लेके आ सकते हो इसके अंदर। दिस प्रिंसिपल एस्टेब्लिशेस, इस प्रिंसिपल ने क्या एस्टेब्लिश किया, क्या स्थापित किया, इक्वल बेसिक लिबर्टीज ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों की मूलभूत जो आजादी है, मूलभूत जो फ्रीडम है, उसको इन्होंने स्थापित किया। बेसिक लिबर्टी का यहाँ मतलब है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, सोचने की आजादी, एसोसिएशन, ग्रुप बनाने की आजादी, एक्सप्रेशन, अपने आप को वर्णित करने की आजादी, अपने विचारों को व्याख्या करने की आजादी, एज वेल एज डेमोक्रेटिक राइट। और डेमोक्रेटिक राइट की बात भी कही गई है, वी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, कि देश किस प्रकार से, देश में चुनाव किस प्रकार से होगा, देश का संविधान किस प्रकार से होगा, देश के अंदर कोई लॉ बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा। और डेमोक्रेटिक राइट की बात की गई है, वोट डालने के अधिकार की बात की गई है, इलेक्शन की बात की गई है। तो ये सारे अधिकार जो बेसिक लिबर्टी में जॉन रॉल्स ने अपनी बुक थ्योरी ऑफ जस्टिस में कहा है। रोल्स ऑल्सो इंक्लूड पर्सनल प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी राइट का भी जॉन रॉल्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। उन्होंने कहा है कि जब किसी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी है किसी के पास, उस प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से सेल करेगा, अपने हिसाब से बेचेगा या खरीदेगा, वो उसका व्यक्तिगत राइट होना चाहिए। जब लैंड एक्विजिशन एक्ट हमारे इंडिया में हम बात करते हैं, तो जब प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाता है, जनरल प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाता है, सरकार अपने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, किसी विकास के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई प्रॉपर्टी जब एक्वायर करती है, तो उसमें वो कंपनसेशन देती है, उसकी पेमेंट का भुगतान किया जाता है। वो इस वजह से किया जाता है क्योंकि हर एक व्यक्ति जिसके पास ये प्रॉपर्टी है, वो उसका व्यक्तिगत राइट है, वो किसी को सेल करना चाहे ना करना चाहे, उसकी पर्सनल ओपिनियन है। बट जब गवर्नमेंट सेक्टर की बात आती है तो उसे वो प्रॉपर्टी देनी ही पड़ती है, तो उसके लिए उसको बाकायदा सफिशिएंट जो है वो क्या मिलता है, कंपनसेशन दिया जाता है। जब मॉरल कैपेसिटी की बात करते हैं, मॉरल कैपेसिटी का मतलब है जब नैतिक व्यक्तिगतता की बात करते हैं, नैतिक योग्यता की बात करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं, आत्मसम्मान की, तो नेचुरल राइट जो है किसी की ओनरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कि जो ओनरशिप राइट है वो एक नेचुरल राइट है, प्राकृतिक राइट है। आज अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है, कल को उसकी डेथ होगी, उसके फैमिली मेंबर्स को जाएगी, फिर आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर होती जाती है, वो क्या है कि नेचुरल राइट है। जिस प्रकार से किसी फैमिली में किसी बच्चे का बर्थ होता है तो उसके फैमिली मेंबर्स का नाम उसके साथ जुड़ जाता है, उसी प्रकार के प्रॉपर्टी के राइट भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। अब सेकंड प्रिंसिपल है इनका, सेकंड प्रिंसिपल जो इनका है वो है डिफरेंस प्रिंसिपल। डिफरेंस की बात कर रहा है, इस प्रिंसिपल का नाम डिफरेंस प्रिंसिपल है। ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना, जो हम डिस्क्रिमिनेशंस करते हैं, उन डिस्क्रिमिनेशंस को रिमूव करने के लिए उन्होंने प्रिंसिपल लेके आया डिफरेंस प्रिंसिपल।
रॉल्स ने आर्ग्यू किया कि जो सेकंड प्रिंसिपल है इक्वलिटी का वुड बी एग्रीड अपन टू गारंटी, कि वो आजादी की गारंटी देने वाला होना चाहिए। उनके हिसाब से जब आपने कुछ हासिल करना है, जब आप कुछ गेन करना चाहते हो, आपकी कुछ अपॉर्चुनिटीज है, तो उसके लिए आपके पास गारंटी होनी चाहिए कि अगर मान लो मेरी स्वतंत्रता का हनन होता है, मेरी बोलने की जो स्वतंत्रता है उसका वायोलेशन होता है, तो मुझे उसकी एक गारंटी है कि मुझे उसके प्रति मेरे अधिकारों के लिए वायोलेशन के लिए मुझे कुछ रेमेडी मिलेगी। तो एक प्रकार की गारंटी है। जब सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिकल जब जस्टिस की बात आती है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोला जाता है। डिमांडिंग दैट एवरीवन हैज एग्जैक्टली द सेम इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी, हर एक व्यक्ति को जीवन जीने का समान अधिकार है, उसको समान उपलब्धियां मिली हुई है। हालांकि कुछ एक लिबर्टी ऐसी है जो इक्वलाइज तो किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उसमें डिफरेंसेस होते हैं। किस प्रकार का आप कह सकते हो, जैसे सभी को सेम अधिकार तो मिले हैं, लेकिन कई बार क्या होता है योग्यताओं के आधार पर उन अधिकारों का हनन किया जा सकता है। जैसे आज अगर मान लो किसी आईएएस ऑफिसर की अपॉइंटमेंट हो रही है, उसमें क्वालिफिकेशन रख दी है ग्रेजुएशन, बट आगे जो कंपटीशन में मार्क्स अच्छे लेगा उसी के बेस पर तो उसको आगे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं वो डिफरेंसेस अराइज होंगी। द पार्टिसिपेशंस would be moved to affirm to poor part second principle fair equality of opportunity। fair equality of opportunity का मतलब है कि इक्वल लेवल पर उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन वो फेयर होना चाहिए। फेयर का मतलब जस्ट होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का भेद ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। दीज रूल्स हैव प्रायोरिटी, ये जो रूल्स है डिफरेंस प्रिंसिपल के तहत, ये जो रूल्स इक्वलिटी के ये प्रायोरिटी देंगे डिफरेंस प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल का मतलब है डिफरेंशिएट नहीं करना, दो लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट ना करना। द डिफरेंस प्रिंसिपल कैन नॉट जस्टिफाई पॉलिसीज, डिफरेंस प्रिंसिपल जो है पॉलिसीज को, जो नीति है उनको जस्टिफाई नहीं कर सकता, ना ही उनको अब्रोगेट कर सकता है, खत्म कर सकता है। डिफरेंस प्रिंसिपल गवर्न्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये जो डिफरेंस प्रिंसिपल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ की बात करता है, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, पावर की बात करता है कि सभी को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, इक्वल पावर मिलनी चाहिए, एंड द सोशल बेसिस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट की भी सामाजिक तौर पर समानताएं होनी चाहिए। It holds that inequalities in the distribution of these goods are permissible only if they benefits the least weight of the position। कि ये कह रहा है कि जो भी आपको इनइक्वलिटी की बात जब आएगी, जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो जो बेनिफिट मिलना चाहिए सोसाइटी में वो इक्वल लेवल पर होना चाहिए, उसको एक पोजीशन स्थापित होनी चाहिए, एक पोजीशन दिया जाना चाहिए कि आज मान लो आपको इक्वलिटी का राइट नहीं मिल रहा है, तो सोसाइटी में आपकी क्या पोजीशन है, कम से कम वो बेनिफिट्स तो व्यक्ति को मिलने ही चाहिए। ये है डिफरेंस प्रिंसिपल। अब बात आती है ओरिजिनल पोजीशन की। ओरिजिनल पोजीशन क्या है और वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है। ओरिजिनल पोजीशन, मान लीजिए कि आज आपके हम इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें तो आज हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि स्टेट जो है उन पॉलिसी के तहत लॉ बना सकता है। जब फंडामेंटल राइट्स की बात आती है तो क्या वो फंडामेंटल राइट्स आज भी आजादी के इतने सालों बाद भी क्या हर एक व्यक्ति को अपने फंडामेंटल राइट्स का पता है? तो ये है वेल ऑफ इग्नोरेंस। ओरिजिनल पोजीशन तो ये है कि फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, लेकिन वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब है कि अज्ञानता का एक घूंघट अभी तक लोगों के चेहरे पर है, उनके माइंड पर है। द ओरिजिनल पोजीशन इज दैट इन विच ए ग्रुप ऑफ पर्सन इज सेट टू टास्क ऑफ रीचिंग एन एग्रीमेंट। ओरिजिनल पोजीशन तो कहती है कि हर एक व्यक्ति को जब वो काम करेगा तो एक एग्रीमेंट के तहत होगा, और राजनीतिक और आर्थिक स्ट्रक्चर जो ढांचा है समाज में उसको वो ऑक्यूपाई करेंगे, उसको वो ग्रहण करेंगे। लेकिन एक्चुअल में जब आप सच्चाई की बात करते हो तो आज भी एज ईच इंडिविजुअल, हर एक जो व्यक्तिगत तौर पर अगर देखा जाए, हर एक व्यक्ति डेलिब्रेट जानबूझकर वेल ऑफ इग्नोरेंस में छुपा हुआ है। आज भी अज्ञानता का पर्दा उसने लिया हुआ है, जानबूझकर लिया हुआ है, उसको नॉलेज भी है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर अज्ञानता की बात करता है, जेंडर के रिगार्डिंग अज्ञानता की बात करता है कि सेक्स के बेस पर मेल और फीमेल को क्या राइट्स है वो उन्हें नहीं पता, रेस के, जाति, धर्म और एज, उम्र के हिसाब से, इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धि के हिसाब से, धन के हिसाब से, उसकी क्या क्या निपुणता है उसके हिसाब से, उसको कितनी एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्या वो धर्म के बेस पर उसको अधिकार मिले हुए हैं, हर एक तौर पर वो अज्ञानता की बातें करता रहता है। द ओनली थिंग दैट, सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जब वो जानना चाहता है कि उसकी बेसिक कैपेसिटी क्या है, और जिसकी वजह से वो अपना पूरी तरह से विलफुली पार्टिसिपेट, जानबूझकर अपनी इच्छा से पार्टिसिपेशन करना चाहता है किसी चीज में, उसमें भी दो व्यक्तियों का सहयोग की जरूरत होती है। आज अगर समाज का निर्माण जब हो रहा है, समाज में हम ग्रुप की बात करते हैं,
आज क्या कोई अकेला व्यक्ति समाज में अपना जीवन निर्वाह कर सकता है? क्या अकेला व्यक्ति समाज में जी सकता है? नहीं जी सकता। समाज में एकजुटता की जरूरत है, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन की जरूरत है, और हर एक व्यक्ति को सोसाइटी में अपनी कैपेसिटी के बेस पर इच्छा के अनुसार पार्टिसिपेट करना पड़ता है। किसी के ऊपर आप दबाव नहीं बना सकते। ये है ओरिजिनल पोजीशन एंड वेल ऑफ इग्नोरेंस, कि आज कानून बहुत मिले हुए हैं लेकिन लोग जानबूझकर या अज्ञानतावश अभी भी उस अज्ञानता के घूंघट में अपने आप को छिपाए हुए हैं। रॉल्स ने ये बात कही कि दीज प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, ये जो प्रिंसिपल्स हैं जस्टिस के, ये अप्लाई होंगे बेसिक स्ट्रक्चर पे। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो थ्योरी निकल के आई थी केशवानंद भारती के केस में, जो मूलभूत जो सामाजिक एक इंस्टीट्यूशन है, सामाजिक जो एक संस्था है, वो संस्था कहीं ना कहीं कानून के तौर पर तो एक नया रूप लेके आई हुई है, लेकिन जुडिशरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें निभाया है। कुछ एक कंट्रोवर्सी थी, कुछ एक इश्यू हुए थे, कुछ डिबेट्स हुई थी, उसके बाद सोशल जस्टिस को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। रोल की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, स्टेक्स आउट द टास्क ऑफ इक्वलाइजेशन, इक्वलाइजिंग की बात कर रहा है, इक्वल ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, इक्वलिटी की बात कर रहा है, राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सोशल गुड्स, सामाजिक तौर पर जो व्यक्ति को जो व्यवस्था मिलनी चाहिए थी, जो एडवांटेज मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक आंसर के तहत जस्टिस में लाया गया है। कुछ कानून बनाए गए, वो राजनीतिक जवाब है, और कुछ जुडिशरी ने नया रोल प्रोवाइड करा, जिससे कि पॉलिटिकल अकाउंट जो था राजनीतिक व्याख्या को नया रूप दिया गया। रिलेशनल अप्रोच की बात करें, अगर दो चीजों के बीच में संबंध की बात करें, कानून और न्याय की बात करें, जुडिशरी और पार्लियामेंट की बात करें, तो क्या है, अगर कॉन्ट्रास्ट, अगर भेद देखा जाता है, सीक्स टू एग्जामिन द कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड फोकसेस ऑन द रिलेशन ऑफ सोसाइटी। व्यक्ति का सोसाइटी के साथ क्या संबंध है, उस एक रिलेशन की बात की गई है विद रिस्पेक्ट टू हाउ दिस रिलेशनशिप आर एस्टेब्लिश्ड एंड कॉन्फिगर्ड। किस प्रकार से इन रिलेशन को कॉन्फ़िगर किया गया है, किस प्रकार से समाज में इन रिलेशन को स्थापित किया गया है, ये सब चीजें जो है रोल्स की थ्योरी में निकल के आई थी। बेसिक स्ट्रक्चर की बात रोल्स ने कही है। अब हम देख लेते हैं रोल्स ने यार क्या क्या कहा है। जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है, सबसे पहली चीज तो हमने आज डिस्कस किया, सोशल जस्टिस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात होती है, अपॉर्चुनिटी की बात होती है। फिर ये तो कुछ नॉर्मल सी टर्म्स है। उसके बाद है जॉन रॉल्स एक अमेरिकन फिलोसोफर थे, लिबरल ट्रेडिशन की बात कही है। विल कैमलिका ने पहली बार नॉर्मेटिव पॉलिटिकल फिलोसफी का जब जिक्र किया तो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को इंपॉर्टेंट माना। जॉन रॉल्स ने जो इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, काफी पॉलिटिकल ट्रेडिशन को लेकर आए। लिबर्टी प्रिंसिपल उन्होंने दिया कि हर एक व्यक्ति को लिबर्टी का राइट है, हर एक व्यक्ति को आजादी होनी चाहिए, कंसेंस की आजादी होनी चाहिए, एसोसिएशन की आजादी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन की आजादी होनी चाहिए। डिफरेंस प्रिंसिपल की बात की गई कि सोसाइटी में जब इंडिविजुअल सोसाइटी के रिलेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आप जो है डिफरेंस प्रिंसिपल लेके आओगे, किसी प्रकार का भेदभाव वहां नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद अगर बात करते हैं तो आगे जब हम बात करें डिफरेंस प्रिंसिपल के बाद ओरिजिनल पोजीशन की बात करें, वेल ऑफ ट्रेडिशन की बात करें, वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करें कि अभी भी कानून बहुत कुछ बना हुआ है लेकिन अभी भी लोग अज्ञानता के घेरे में छिपे हुए हैं। रॉल्स ने ये बात कही कि जो ये जस्टिस है बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। जब किसी भी कानून का, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का जब बेसिक स्ट्रक्चर का आनंद होगा तो सामाजिक जो न्याय है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप उस मामले में खत्म हो जाएगा। तो ये था हमारा कंसेप्ट जॉन रॉल्स का। नेक्स्ट क्लास में इंडियन अप्रोच जो है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की वो हम डिस्कस करेंगे। जुडिशरी का क्या रोल है वो भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जस्टिस जो जजमेंट्स है उनका भी मैं आपको डिस्कशन करवाऊंगी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपने एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि हम कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप जो है मैसेज कर सकते हैं। आई विल श्योरली आंसर, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। और कोरोना के इस काल में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। एंजॉयिंग करवा चौथ।